Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Damping System. Damping System. There are three systems of damping generally used. These are as follows: air friction damping, fluid friction damping, eddy current damping, and electromagnetic damping. Generally, four types of damping are available in analog instruments, mainly eddy current damping and electromagnetic damping, and air friction dampings are employed in various type of analog instruments. What is the damping? Damping means when deflecting torque is applied in the moving system of instrument, pointer will move and it have a oscillation when pointer is in moving condition. जब पॉइंटर मूविंग कंडीशन में होता है, मूव करता है, तब उसमें ऑक्सीलेशंस आते हैं. पॉइंटर पर्टिकुलर एक जगह पर स्टेबल नहीं होता, वह वहाँ पर डिफ्लेक्ट होता रहता है. सपोज हमने इंस्ट्रूमेंट्स को, वोल्टमीटर को सर्किट में कनेक्ट किया और वहाँ का वोल्टेज 220 वोल्ट है. हम वोल्टमीटर से उसे फिर से मेजर करने वाले हैं जिस वोल्टमीटर में डैम्पिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है. तो उस वोल्टमीटर का पॉइंटर 220 वोल्ट के पास आकर वहाँ ऑक्सीलेट करेगा. 220 वोल्ट से 3-4 वोल्ट पीछे या 3 और 4 वोल्ट आगे की डायरेक्शन में वह डिफ्लेक्ट होता रहेगा. मतलब हम बात कर सकते हैं वह पॉइंटर 215 वोल्ट, 215 एंड 225, 225, 215 एंड 225 इसके बीच में पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता रहता है. तो यह जो डिफ्लेक्शन है, यह जो ऑक्सीलेशन है पॉइंटर का, उसे हम बोलते हैं डैम्पिंग. और इस डैम्पिंग को रिमूव करने के लिए एक सिस्टम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं डैम्पिंग सिस्टम, जो इस ऑक्सीलेशन को कम करेगा. पॉइंटर के ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए डैम्पिंग सिस्टम अप्लाइड करते हैं. डैम्पिंग सिस्टम हम एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एडी करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन मेथड से अप्लाइड करते हैं. नाउ we are studying one by one. First one is air friction damping. In this method, a light aluminum piston is attached to the moving system in an air chamber closed at one end as shown in figure. इसमें हम एल्यूमिनियम पिस्टन लेते हैं जो मूविंग सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है और यह एयर चैम्बर में क्लोज्ड होता है एक साइड से.
पिस्टन एक साइड से एयर चैम्बर में क्लोज्ड होगा और एक साइड से मूविंग सिस्टम के साथ अटैच्ड रहेगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस चैम्बर may be either circular or rectangular. The clearance between the piston and the sides of the chamber should be small and uniform. चैम्बर का क्रॉस सेक्शन या तो सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। If the piston is moving rapidly into the chamber, the air in the closed space is compressed and the pressure opposes the motion of the piston. अगर पिस्टन चैम्बर में बहुत जल्दी मूव करता है, रैपिडली उसकी मूवमेंट उसका रैपिडली होता है, तब हम पिस्टन में एयर प्रेशर को थोड़ा और इंक्रीज कर देंगे, जिससे पिस्टन आराम से मूव हो, वह रैपिडली मूविंग ना आए, उसमें वह रैपिडली मूव ना करे, स्लोली मूवमेंट हो, जिससे पॉइंटर इजीली पॉइंटर स्मूथली स्केल पर मूव कर सके, स्केल पर रीडिंग दे सके। If the piston is moving out of the chamber rapidly, the pressure in the closed space falls and the pressure on the open side of the piston is greater than that on the opposite side. अगर पिस्टन मूविंग चैम्बर से रैपिडली मूव करता है और तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फॉल्स, मतलब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग फॉल्स हो चुकी है, वहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग फेल हो गई है। और इसकी वजह होती है कि पिस्टन के बाहर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वह ज़्यादा है पिस्टन के अंदर के प्रेशर से। पिस्टन के अंदर जो प्रेशर है वो एयर कंप्रेस्ड एयर की वजह से है, और पिस्टन के बाहर जो प्रेशर है वह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से है। मोशन इज दस अगेन अपोज्ड sometimes instead of a piston, a van mounted on the spindle of the moving system moves in closed sector shaped box. कई बार हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर चैम्बर यूज नहीं करते हैं, हम एक मूविंग डिस्क या मूविंग वैन यूज करते हैं। वह मूविंग वैन एयर क्लोज्ड चैम्बर से पास होते हुए मूव करती है, तो वहाँ पर डैम्पिंग डायरेक्ट मूविंग सिस्टम को मिल जाती है। दिस इज द डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। आप देख सकते हैं दिस पार्ट इज द मूविंग सिस्टम ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द पॉइंटर एंड दिस इज द स्केल। Here this is the piston, this is the air chamber in which compressed air in it। इसमें compressed air है और यह पिस्टन compressed air के अगेंस्ट मूव करेगा। जैसे ही इस मूविंग सिस्टम पर टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाइड होगा, पॉइंटर आगे मूव करेगा। जब पॉइंटर आगे मूव करेगा तो इसके साथ में पिस्टन अटैच्ड है,
जब पॉइंटर आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये पिस्टन भी नीचे साइड आएगा, पिस्टन पर भी एक फोर्स लगेगा जो इस पिस्टन को आगे की ओर लेके जाएगा, और यह अगेंस्ट द कंप्रेस्ड एयर फोर्स लगेगा। यह फोर्स कंप्रेस्ड एयर के अगेंस्ट अप्लाइड होगा, जिस वजह से पॉइंटर ऑक्सीलेट नहीं करेगा, पॉइंटर स्मूथली आगे जाएगा और स्मूथली ही वापस आएगा। तो इस पॉइंटर के ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए हमने यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर चैम्बर यूज किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इनटू अ पॉट ऑफ डैम्पिंग ऑयल एंड should be completely submerged by the oil. This is illustrated in figure. The friction drag in the disc is always in the direction opposing motion. There is no friction force when the disc is stationary. In the second system, increased damping is obtained by the use of bands. जिस तरीके से हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में कंप्रेस्ड एयर का यूज किया था, यहाँ पर हम पिस्टन को फ्लूइड में रखेंगे। फ्लूइड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। वह फ्लूइड को हम डैम्पिंग ऑयल नाम से जानते हैं। This is the diagram for fluid friction damping. इसमें आप देख रहे हैं कि एक चैम्बर है। इस चैम्बर में यहाँ पर फ्लूइड ऑयल फिल्ड है। इस ऑयल में एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन भी हो सकता है और ये डिस्क भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। या तो हम यहाँ पिस्टन यूज कर सकते हैं या यहाँ हम डिस्क यूज कर सकते हैं। अगर ये पिस्टन होगा तो ये अपर डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, और अगर ये डिस्क है तो ये इस ऑयल में ही ये रोटेट करेगी। तो इसको भी अगेंस्ट दी डैम्पिंग ऑयल फोर्स काम करना पड़ेगा। डैम्पिंग ऑयल के अगेंस्ट जो एक फोर्स क्रिएट होगा उस पर इसे काम करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से पॉइंटर स्मूथली मूव करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं वेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 साइड हैं इसमें, और यहाँ ये इसका फ्रंट व्यू है, यह टॉप व्यू है, और इसका रोटेशन है। रोटेशन इस चैम्बर के अंदर ही होगा। तो जब कोई भी चीज़ फ्लूइड या लिक्विड के अंदर मूव करती है तो उसमें भी एक फ्लूइड फोर्स लगता है। उसी फोर्स का यूज हम यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क में करते हैं। नेक्स्ट वन इज एडी करंट डैम्पिंग। बिफोर स्टडिंग एडी करंट डैम्पिंग, it is important to know what is eddy current. एडी करंट डैम्पिंग स्टडी करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि एडी करंट क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में एडी करंट समझने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मर पर जाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर होता है। उस आयरन कोर पर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग लगी होती हैं। दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता दोनों वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों सेपरेट होती हैं। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा
तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा तब उस पर एसी करंट की वजह से एक एसी फ्लक्स फ्लो होगा, और वह एसी फ्लक्स की वजह से वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब वह फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग पर पहुंचता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यह फिनोमिना इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब कोई चेंजिंग नेचर का फ्लक्स किसी भी कंडक्टर को कट करता है तो वहाँ वो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है। सिंपल सी बात है, जब चेंजिंग नेचर का कंडक्टर, चेंजिंग नेचर का फ्लक्स जब प्राइमरी वाइंडिंग पर आया तो उसने वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड किया। जब चेंजिंग नेचर का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग पर आया तो वहाँ भी उसने ईएमएफ इंड्यूस्ड किया। वैसे ही चेंजिंग नेचर का फ्लक्स जब ट्रांसफार्मर की कोर पर जाएगा या उसके आसपास किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल पर जाएगा तो उस कंडक्टिंग मटेरियल हो, चाहे वो कॉइल के फॉर्म में हो, चाहे वो सिंपल आयरन पीस के फॉर्म में हो, आयरन हो, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, उस पर वो ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। और जब वो आयरन मटेरियल के पास जाएगा तो आयरन मटेरियल पर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। उस ईएमएफ की वजह से आयरन मटेरियल अपने आप में ही एक क्लोज्ड पाथ होता है। जब आपके पास कोई आयरन प्लेट पड़ी हुई है, उसके ऊपर चेंजिंग नेचर का फ्लक्स आएगा तो वो ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा और वह अपने आप में क्लोज्ड सर्किट फॉर्म करता है। आयरन पीस, आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, तो उस पर जो करंट आएगा, क्योंकि वो क्लोज पाथ बन गया है, ईएमएफ आया और वो क्लोज पाथ के फॉर्म में है। जब क्लोज पाथ होगा तो वहाँ करंट फ्लो होगा और वह जो करंट फ्लो होगा वह करंट भी एसी नेचर का होगा, चेंजिंग नेचर का होगा। उस करंट की वजह से भी एक फ्लक्स बनेगा। वह फ्लक्स मेन फ्लक्स का अपोज करता है। तो ये जो फिनोमेना है वो कहलाता है एडी करंट। नाउ वी आर स्टडिंग हाउ टू बी applied eddy current damping in analog instrument. When a sheet of conducting material moves in a magnetic field so as to cut through line of forces, eddy current are set up in it and a force exists between these current and the magnetic field. जैसे मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड डीसी है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे कभी भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का नेचर चेंजिंग होना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। और जब वह मैग्नेटिक फील्ड का नेचर चेंजिंग होता है तो वह कंडक्टर के ऊपर एक फ्लक्स क्रिएट करता है, उस पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब वह ईएमएफ को मेटल पीस क्लोज पाथ प्रोवाइड करवाता है, उसको होता ही है वो क्लोज पाथ मेटल पीस अपने आप में। तो वहाँ एक करंट फ्लो होता है, वह करंट मेन फ्लक्स का अपोज करता है, विच इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिंग द मोशन। तो वो मोशन के अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एडी करंट डैम्पिंग। The force is proportional to the magnitude of the current and to the strength of the field. The magnitude of the current is proportional to the velocity of movement of the conductor, and thus if the magnetic field is constant, the damping force is proportional to the velocity of the moving system and is zero when there is no movement of the system. This is the three-dimensional view of applying eddy current damping, and this is the simple diagram for studying eddy current damping.
आप इसमें देख सकते हैं कि ये डिस्क है। ये डिस्क मतलब एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और कंडक्टिंग एलॉय की भी हो सकती है। तो ये एल्यूमिनियम डिस्क जब इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, क्योंकि डिस्क पहले यहाँ पर, सपोज हम मान के चलते हैं डिस्क पहले यहाँ पर है, तो यहाँ फ्लक्स की डेंसिटी अलग होगी। जब डिस्क आगे जाएगी तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, फिर जब आगे जाएगी डेंसिटी कम होती जाएगी, फिर आगे जाएगी डेंसिटी और कम होती जाएगी, और एक कंडीशन में डेंसिटी जीरो हो जाएगी। फिर डिस्क मूव करते हुए आगे आएगी तो करंट, तो इसमें फ्लक्स की डेंसिटी फिर बढ़ती जाएगी, फिर कम होती जाएगी। मतलब बिटवीन दी नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक डिस्क पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। पता है व्हेन एवर कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन दी चेंजिंग नेचर ऑफ फील्ड इट हैव प्रोड्यूस्ड सम ईएमएफ। तो यहाँ ईएमएफ आएगा, उसकी वजह से कंडक्टर की जो सीट है, डिस्क है, ये अपने आप में क्लोज पाथ फॉर्म करती है। तो यहाँ पर एक करंट बनता है, वह करंट इस नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेट की फील्ड का अपोज करेगा, तो जिसकी वजह से डिस्क का रोटेशन स्मूथ होगा। डिस्क ऑक्सीलेटरी मूव नहीं करेगी, इजीली स्मूथली मूव करेगी। उसी चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये डिस्क मूविंग सिस्टम के साथ अटैच है। ये स्पिंडल, यहाँ एक पॉइंटर लगा हुआ है। तो जैसे ही ये डिस्क, जब ये डिस्क कांस्टेंट होगी, मूव नहीं कर रही होगी, तो यहाँ पे कोई एडी करंट नहीं आएगा, क्योंकि एडी करंट के लिए चेंज इन नेचर ऑफ फ्लक्स बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये डिस्क मूव करेगी तो यहाँ का फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट आएगा। जब एडी करंट आएगा तो ये इस स्पिंडल को या मूविंग सिस्टम को रैपिडली मूव नहीं होने देगा, ट्रिमेंडसली मूव नहीं होने देगा, ये इसको स्लोली ही मूव होने देगा। तो हम बात कर सकते हैं कि एडी करंट की वजह से हमने इसके ऑक्सीलेशन को, पॉइंटर के ऑक्सीलेशंस को कम कर दिया। जब पॉइंटर के ऑक्सीलेशंस कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली है इसकी डैम्पिंग सही हो गई। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एडी करंट डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हम ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पर करंट नहीं आएगा, सिंपल मैग्नेट होगा और मैग्नेट का अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स पे काम करेगा। A damping force is generated when these eddy current and magnetic field interact with each other. This is called electromagnetic damping, which is a resistive force by nature. This opposes the motion of conductor object. Thus we can define that it is a damping technique where electromagnetically induced currents slow down the motion of an object without any actual contact. This is the diagram for understanding the electromagnetic damping. Here North Pole, here South Pole, and this is the magnet, North Pole and South Pole. अब यहाँ पर करंट फ्लो होगा, जिस करंट को हमें मेजर करना है, या वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज को हमें मेजर करना है। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स बनेगा, जो फ्लक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और करंट। तो जब एक मेटल पीस है, ये आपको जो दिख रहा है मेटल पीस है, इस मेटल पीस पे जब करंट आएगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अचीव्ड होती हैं इन एनी आयरन पीस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इस आयरन पीस पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आयरन पीस, ये मूविंग सिस्टम है इसका, ये आयरन पीस रैपिडली मूव नहीं करेगा, स्लोली ये यहाँ से मूव करेगा। और हम बात कर सकते हैं कि ये इस आयरन पीस के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का मूविंग सिस्टम अटैच्ड होगा, जिसकी वजह से उसके ऑक्सीलेशंस कम हो जाएंगे और वहाँ पर डैम्पिंग प्रोवाइड होगी। मतलब ऑक्सीलेशंस कम कर दिए हमने, वहाँ पर अब पॉइंटर डिफ्लेक्ट या उसमें ऑक्सीलेशंस नहीं आएंगे, वह आपको प्रॉपर रीडिंग देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।